Hello guys, welcome to day 4 of machine learning and data science. Like in day 4, we will be learning about data pre-processing क्या होता है. Like हमने डाटा के बारे में काफ़ी अपनी फर्स्ट वीडियो डे 1, डे 2, डे 3 काफ़ी हम बात कर चुके हैं, पर अब ये काम कैसे करता है वो हमें जानना है. डाटा प्री प्रोसेसिंग में क्या है, रो डाटा है हमारे पास, उसको हम क्लीन करते हैं. क्लीन कैसे करते हैं? रो डाटा क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेगी वो, मतलब ये फॉर एन एग्ज़ाम्पल ये मान लो आपके पास चीनी डाल दी, चीनी के अंदर दाल डाल दी, उसके अंदर शक्कर डाल दी. अब वो बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो गई. अब आपको वो इतनी सारी की ज़रूरत नहीं है. आपको अगर बोला गया आपको चाय बनानी है, चाय के लिए सिर्फ चीनी की ज़रूरत पड़ रही है उन चीज़ों में से, तो आप चीनी को कैसे सेग्रीगेट, उसमें से कैसे निकालोगे? सिर्फ आपको चीनी चाहिए. तो रो डाटा हमारे पास जैसे मिक्सचर है डाटा का, मतलब हमें उसमें इरेलेवेंट डाटा भी है, ख़राब डाटा है, मतलब जो हमें चाहिए नहीं है, तो उसको क्लीन कर रहे हैं. डाटा क्लीन कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? ताकि हम जो भी मॉडल रन करेंगे वो हमें जो आउटकम चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम मॉडल चला रहे हैं, इसीलिए हमें क्लीन डाटा की ज़रूरत होती है. तो रो डाटा है, उसको हम स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको डाटा प्री प्रोसेसिंग हम ये पूरा प्रोसेस अभी पढ़ेंगे. प्री प्रोसेसिंग जस्ट रो डाटा को हम क्लीन डाटा कर रहे हैं, तो डाटा प्री प्रोसेसिंग. ईडीए के वर्ड आता है. ईडीए कुछ नहीं है, एक्सप्लोरेशन डाटा एनालिसिस. डाटा को एनालाइज कराना, उसको ईडीए बोलते हैं. रो डाटा लिया, उसको स्ट्रक्चर फॉर्म में कर दिया, उसमें प्री प्रोसेसिंग कर दी अगर कुछ रिक्वायर्ड है. उसके बाद हमने ईडीए कर दिया, इनसाइट रिपोर्ट विजुअल ग्राफ्स, मतलब जो भी हम ग्राफ्स या प्लॉट्स की फॉर्म में कोई भी अपने रिप्रेजेंट करते डाटा को, उसको हम इनसाइट्स ग्राफ ये सब बोलते हैं. अब प्री प्रोसेसिंग बेसिकली होता क्या है? प्री प्रोसेसिंग रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाइड टू आवर डाटा बिफोर फीडिंग इट टू द एल्गोरिदम. समझ आया? मतलब कि जो भी हमारा डाटा है उसको हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं किसमें? एक यूज़फुल डाटा में जो हमारे काम आएगा. और एल्गोरिदम, मतलब यहाँ पे एल्गोरिदम का काम क्या है? जैसे मशीन लर्निंग या कोई भी कोडिंग हम करते हैं, तो एक तरह से जो हम प्रोसेस कोड का चलाते हैं उसको हम, इसके पीछे एक प्रोसेस समवट कह लो. अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, कोई हम खाना बना रहे हैं, उसकी एक रेसिपी है, उस रेसिपी को एक तरह से हमने क्या बोला? एल्गोरिदम. वो पीछे क्या एल्गोरिदम लग रही है, उस डाटा से हम क्या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, वो हमारा काम एक तरह से एल्गोरिदम वगैरह लगाते हैं. यहाँ पे मैं जो भी वीडियोस बना रही हूँ, मैं ये सोच के बना रही हूँ कि आप लोग अलग बैकग्राउंड से भी हो सकते हो, या बिल्कुल अभी जूनियर लेवल पे हो, आपको एल्गोरिदम तक का मतलब नहीं पता, तो मैं हर एक चीज़ एक एक पॉइंट समझा रही हूँ. अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाए तो आप मैसेज नीचे कमेंट में डाल सकते हो. तो नेक्स्ट है एक पॉइंट कि रैंडम फॉरेस्ट डज नॉट सपोर्ट नल वैल्यूज़. अब जैसे आप पूछोगे, आपका क्वेश्चन होगा कि हम रो डाटा को भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्लीन डाटा की क्या ज़रूरत है? अब हमने अगर रो डाटा यूज़ किया, एक तो मॉडल काम नहीं करेगा. दूसरा, अगर हम फॉर स्पेसिफिक एक बात कर रहे हैं कि एक रैंडम फॉरेस्ट मतलब यहाँ फॉरेस्ट नहीं है, एक्चुअल में एक मॉडल का ही नाम है मशीन लर्निंग में. रैंडम फॉरेस्ट, जैसे नाम से समझ आ रहा है, फॉरेस्ट मतलब कि फॉरेस्ट में क्या होता है? पेड़ मतलब ट्रीज़ का कलेक्शन, रैंडम फॉरेस्ट. अब यहाँ पे ट्रीज़ वो प्लांट वाले ट्रीज़ नहीं है. ट्रीज़ स्पेसिफिकली एक कह लो कि एक पेरेंट नोड होता है, उसके अलग अलग नोड्स होते हैं. मतलब ये आगे मॉडल हम इसके बारे में बात करेंगे, मशीन लर्निंग का एक मॉडल है, तब पता चलेगा. तो इसमें एक मिस्टेक क्या है कि ये नल वैल्यूज़ पे काम नहीं करता. नल वैल्यूज़ मतलब जो वैल्यूज़ है ही नहीं, ये सिर्फ ओरिजिनल रो डाटा सेट पे मतलब काम करेगा. मतलब ये नल वैल्यूज़ पे काम नहीं करेगा. इसके लिए हमें अच्छा एक क्लीन डाटा की ज़रूरत, स्पेसिफिकली ज़रूरत है. ये नल वैल्यूज़ अगर इनकेस डाटा में हुई हमारा रो डाटा, तो ये काम नहीं करेगा. तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक प्रोसेस या थोड़ा एक्सप्लेनेशन बोलो कि रो डाटा को हम क्यों क्लीन डाटा में कन्वर्ट करते हैं. डाटा प्री प्रोसेसिंग बोलते हैं इसको. प्री प्रोसेसिंग मीन्स कि हम उसको डाटा को प्री प्रोसेस कर रहे हैं, पहले उसको सेग्रीगेट कर रहे हैं, कौन सा यूज़फुल है कौन सा नहीं है. अब कोई भी हम मॉडल रन करते हैं तो पहली चीज़ हम क्या करते हैं? इंपोर्ट द नेसेसरी लाइब्रेरीज. यहाँ पे लाइब्रेरी का मतलब वो स्कूलों या लाइब्रेरीज जो होती है बुक्स वाली, उसकी मतलब नहीं है. समवट सिमिलर है, बट यहाँ पे लाइब्रेरीज टेक्निकल वे में है. लाइब्रेरीज मीन्स कि जैसे सपोज़ आपको कोई ग्राफ प्लॉट कराना है अपने मॉडल रन करके, तो वहाँ पे हम मैट प्लॉट यूज़ कर लेंगे. तो कुछ वर्ड्स हो जाते हैं. लाइब्रेरीज में हम कोई इमेजेस इंपोर्ट करानी. इंपोर्ट का मतलब है, इंपोर्ट का वर्ड भी एक आपको पता होना चाहिए. इंपोर्ट मीन्स कोई चीज़ इंपोर्ट करनी. इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपने अपनी लैंग्वेजेस में पढ़ा हुआ. इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है? कोई चीज़ इंपोर्ट मतलब बाहर से कोई चीज़ अपने, जैसे यूएसए से आपने ख़रीदा, आपने इंडिया में लाना है, तो आप क्या कर रहे हो? इंपोर्ट करा रहे हो सामान को. कोई चाइना का आपने कोई डिवाइस वहाँ पे अच्छा लगा, आप इंपोर्ट करा रहे हो चाइना से इंडिया में, तो इंपोर्ट. तो सिमिलर वे में हम अपना जब कोड चलाएंगे, कोड में कोई लाइब्रेरी हम इंपोर्ट करा रहे हैं, मतलब बाहर से हम एक तरह से उसमें ऐड ऑन कर रहे हैं, ताकि वो जब हम कोड रन करें तो वो उसमें
लाइब्रेरीज़ में क्या था, जो ऑलरेडी कोड पड़ा है, ऑलरेडी जो डाटा पड़ा है उसको फिर से हम यूज़ कर सके। सपोज़ कोई आपको, आप रियल एग्जांपल देखो तो आप हिंदी टू इंग्लिश जैसे ट्रांसलेट कराते हो अपने फ़ोन से, या हिंदी टू इंग्लिश या फ्रेंच या कोई भी लैंग्वेज हो, तो वो कैसे होता है? तो वो ऑलरेडी कोई ना कोई लाइब्रेरी या कोई ना कोई ऐसा कनेक्शन या ऑलरेडी प्री लर्नड वहाँ पे एल्गोरिथम्स और वो सब चीज़ पड़ी है। अब वो एक तरह से पड़ी है, वो समवट कहीं ना कहीं लाइब्रेरी भी हम वहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। आप खुद भी एक लाइब्रेरी जनरेट कर सकते हो अगर कोई चाहो। सपोज लाइक वन ऑफ माई फ्रेंड डिड, उसने पंजाबी टू हिंदी टू इंग्लिश समवट लाइब्रेरी क्रिएट किया था। ये लाइब्रेरी समवट यही है कि जो भी आप चीज़ ऑलरेडी पढ़ी है उसको यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे हम इमेजेस के लिए भी हो सकता है, कोई लैंग्वेज के लिए भी लाइब्रेरी हो सकती है, या किसी भी चीज़ के लिए हम लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है लोड डाटा सेट। डाटा सेट हम बात कर चुके। डाटा सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा, जो भी जिस भी चीज़ पे इमेजेस हो सकती है डाटा सेट में, हमारी क्या पता ऑडियो वीडियोस भी हो सकती है, या इमेजेस या टेक्स्ट फाइल या एनीथिंग, वो हमारे डाटा सेट होता है जिस पे हम मॉडल को रन कराएंगे। मॉडल क्या है? कुछ नहीं, मॉडल बेसिकली हम जो भी रैंडम फॉरेस्ट हो गया, मॉडल मशीन लर्निंग में जो भी हम एल्गोरिदम्स, मतलब एक प्रोसेस जो भी चलाते हैं उसमें एक समवट उस चीज़ को मॉडल बोलते हैं। मॉडल चलाते हैं जो प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स है, मतलब हमें बता दिया कि ये काम है। अगर सपोज इमेजेस पे काम करना है, हम CNN मॉडल्स लगा देंगे, हम न्यूरल नेटवर्क लगा देंगे। अभी वर्ड्स थोड़े अजीब लग रहे होंगे पर धीरे धीरे समझ आएगा। बेसिक से बिल्कुल ऐसे वे में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल समझ आए कि क्या चीज़ क्या है। आप देखो कुछ, और इनकेस पाइथन नहीं भी आता तो भी नो वरीज, हम धीरे धीरे वो सब भी कर लेंगे साथ में ही जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। अब लोड डाटा सेट लोड करा है। अब डाटा सेट लोड कैसे कराते हैं? DF इक्वल टू, ये हम तब DF इक्वल टू तब चीज़ लगाते हैं जब हम गूगल कोलैब का यूज़ नहीं कर रहे। देखो, रन कराने के लिए हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम अपना पाइथन कोड, मशीन लर्निंग एक तरह से हम कोड ही कर रहे हैं, पर मशीन लर्निंग का कोड बेसिकली प्री लर्नड हमारे पास मॉडल्स पड़े तो ये ईजी होता है। अब अगर गूगल कोलैब पे जब हम चलाते हैं ना, तो वहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, DF इक्वल टू वगैरह। वहाँ पे सिर्फ हम गूगल कोलैब पे इतना भी लिख देंगे ना, pd.read CSV, और यहाँ पे CSV का नाम जो भी पाथ है, पाथ मतलब जहाँ पे भी वो डाटा सेट हमारा अवेलेबल होगा ना, उसको हम कॉपी पाथ करेंगे और यहाँ पुट ऑन कर देंगे। अब कॉपी पाथ मीन्स कि मतलब वो डाटा सेट हमारा कहाँ पे, कौन सी लोकेशन में लैपटॉप पे है, वो लोकेशन .csv मतलब CSV की फ़ाइल में। अगर आपकी CSV फाइल है यहाँ पे CSV, मतलब हम आगे बात करेंगे कि डाटा सेट से जो है CSV की फॉर्म में होता है, तो इस फॉर्म में हम ऐड करते हैं। अगर इमेजेस की फॉर्म में तो वो यहाँ पे इमेजेस आ जाता है। मतलब थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है इस पोर्शन में, पर हम उस वे में हम डाटा सेट को कर सकते हैं। अदरवाइज़ इतना करके आप क्लिक कर सकते हो, इसकी ज़रूरत नहीं होती। DF.head मतलब ये डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, जैसे हेड रिलेटेड इन्फो, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारे डाटा सेट की, क्या इन्फॉर्मेशन, DF.info, बस इतना लिखना है, इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं लिखना और एंटर कर देंगे। देन हम करेंगे DF.isNull, मतलब इससे हम चेक करें कोई नल वैल्यू तो नहीं है हमारे डाटा सेट में। मतलब ये सारा प्रोसेस हम जो कर रहे हैं, ये एक्चुअली में हम बस चेक कर रहे हैं कि कोई रो डाटा में हम एक तरह से क्लीनिंग कर रहे हैं कि कोई नल वैल्यू तो नहीं। अगर नल वैल्यू तो हम उसको रिमूव करेंगे। दैन DF.describe का मीन्स कि कुछ डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर डिस्क्राइब तो उस डाटा सेट को डिस्क्राइब करो कि क्या क्या है। DF.drop मतलब ये डिफरेंट क्राइटेरिया बोलो जिससे हम बस ना वो चेक कर रहे हैं कि डाटा सेट किस टाइप का है। ओके, जैसे आप कभी भी क्लास में जाओगे, आपकी इंट्रोडक्शन से क्लास के बच्चे ले रहे होते हैं ना कि इंट्रोडक्शन बताओ, आप क्या हॉबीज़ है, ये है वो है, तो बस वो एक तरह से वही पूछ रहे हैं हम, डिस्क्राइब कर दो इसको, कोई नल वैल्यू तो नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन बता दो, कोई ड्रॉप कर दो, कोई हेड, इसकी हेड बता दो, इसके कॉलम्स बता दो। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर पता करते हैं। ये ज़रूरी नहीं हर बार मॉडल में, ये बस पूरा बेसिक नॉलेज कि हम कैसे चेक करते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, जो डिस्क्राइब था एक तरह से हम एनालिसिस ही कर रहे हैं। एनालिसिस मतलब कि हम पता कर रहे हैं कि वो डाटा सेट किस टाइप का है। अब चेक द आउटलायर्स, एक वर्ड आता है आउटलायर्स, से बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। हमें क्या करना है? ड्रॉप द आउटलायर्स, हमें आउटलायर्स को ड्रॉप करना मतलब रिमूव करना। अब आउटलायर्स क्या होता है? सपोज हमारा एक ग्राफ बन रहा है, ग्राफ में सबके ऐसे ऐसे यही वैल्यूज़ है और जो इस ग्राफ पे जा रही है, पर एक वैल्यू बहुत दूर जा रही है जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इससे, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? आउटलायर। अब आउटलायर्स फॉर सपोज इसको रियल एग्जांपल में देखिए, हमारे क्लास में जो बच्चों के मार्क्स हैं वो 100 में से 90, 80 ऐसे ही आ सकते थे, पर किसी एक स्टूडेंट के ऐसा हुआ कि 100 में से 150 मार्क्स आ गए, वो बाहर है।
मतलब उसका कोई रिलेशन नहीं है इससे, बिल्कुल आउटलायर, उसको हम आउटलायर बोलते हैं। तो हम अपने डाटा सेट में चेक करते हैं कि कोई आउटलायर तो नहीं है, कोई इर्रेलेवेंट डाटा तो नहीं है, तो वहाँ पे हम इस चीज़ की बात करते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कोरिलेशन। अब अगर इन केस हमारा डाटा सेट ऐसा कुछ है कि आप एक स्टूडेंट हो, साथ में आप कुछ हॉबीज़ भी आपकी, जैसे डांसिंग वगैरह है, स्कूल में एक लिस्ट बनी हुई है डांसिंग वालों की, म्यूज़िक जो सिंगिंग पसंद करते हैं, और उन सब की एक लिस्ट बनी हुई है। और कुछ स्टूडेंट्स हैं जो 10th में है, कुछ 9th में, तो हम इंटर रिलेट मतलब को रिलेशन निकालेंगे उनमें। अब देखो ऐसे तो वो 8th में, 10th में, 9th में, वो अलग अलग क्लासेस में, बट उनके को रिलेशन क्या है, एक कॉमन चीज़ या उनका रिलेशन क्या है कि वो डांस में एक साथ ग्रुप में है, वो सिंगिंग में एक साथ है, तो को रिलेशन। सो यहाँ पे COORR, मतलब अभी इस कोड पे मैं बेसिकली ऐसे कोड ही है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, सॉर्ट वैल्यूज़ को सॉर्ट कर रहे हैं, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, मतलब समवट ये जो बेसिक कोड्स है, हम इससे बस ना डाटा को एनालाइज कर रहे हैं कि कैसे डाटा काम कर रहा है, या वो डाटा किस टाइप का है, या कोई रो डाटा है तो उसे प्रॉपर क्लीन हुआ है नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन बच तो नहीं गई है। अब PLT, जब भी PLT आई, इसका मतलब होता है प्लॉट मतलब जब भी प्लॉट की बात आए, कोई ना कोई ग्राफ बन के आएगा जब भी आप रन करोगे। PLT.py मतलब पाई चार्ट बन के आएगा। PLT.title टाइटल आएगा। PLT.show मतलब हम शो करा रहे हैं जो भी हमने रन किया, हमने बोला कि मैटप्लॉटलिब अब तुम मुझे ग्राफ बना के दिखाओ, तो प्लॉट मतलब शो। PLT जब भी आ जाए, PLOT नहीं आएगा, PLT और स्मॉल में और डॉट और शो। और इसमें हमें जो भी हमारा उसका पाथ है, जो भी हम उसकी एड्रेस देना चाहते हैं, वो यहाँ पे लिखते हैं। ओके, इसमें कुछ शो नहीं, इसमें ब्रैकेट में कुछ शो में कुछ ब्रैकेट में नहीं लिखते। PLT.show हमने लिख दिया। इन केस कोई इन्फॉर्मेशन हो कुछ शो करने के लिए तो हम लिखेंगे। यहाँ पे आउटकम कोई नाम नहीं है, बेसिकली मैंने एक डाटा सेट का नाम आउटकम खुद से ही डाला हुआ था, इसलिए मैंने आउटकम लिखा है। CORR इज फॉर कोरिलेशन। सॉर्ट का मतलब वो सॉर्ट कर रहा है वैल्यूज़ को किस फॉर्म में, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, असेंडिंग में तो फॉल्स हो जाएगी। मतलब वो बेसिकली हमारा कोड भी हमें बताता है कि हम क्या कर रहे हैं। देन इस चीज़ पे हम इस टॉपिक के बाद आएंगे। अब 6th पॉइंट, सेपरेट इंडिपेंडेंट फीचर एंड टारगेट वैल्यूज़। अगर हमें कुछ सेपरेट आउट करना है, DF मतलब ये वाली चीज़, X वाली चीज़ हम नहीं डालेंगे। इन केस हम गूगल कोलैब पे नहीं काम कर रहे तो हम ये चीज़ करना अगर गूगल कोलैब पे, वरना सिर्फ इतना ही पोर्शन काम आ जाता है, उससे हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, मतलब बेसिकली इसमें हम पूरा डाटा प्री प्रोसेसिंग की ही बात कर रहे हैं, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ हो रही है। अब DF ड्रॉप कॉलम नंबर कहाँ से कहाँ, ड्रॉप मतलब उस चीज़ को हम रिमूव कर, मतलब समवाट हर एक वैल्यू का कुछ ना कुछ मीनिंग है और उन्हीं के वर्ड में ही वो चीज़ है। अब नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन की बात करते हैं। नॉर्मलाइजेशन वर्ड से समझ आ रहा है कुछ हम डाटा को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर रहे हैं जिससे हमारा कोई डाटा डिफाइन होगा। अब मिन मैक्स स्केलर ये एक वर्ड हो गया, ये हम मॉडल में भी यूज़ करते हैं। स्केल्स द डाटा सो दैट ईच फीचर इज़ इन रेंज 0 to 1। जब भी रेंज की बात आएगी तो मतलब नॉर्मलाइजेशन, मतलब हम नॉर्मलाइज कर रहे हैं एक रेंज में कि 0 और 1 के बीच में ही होना चाहिए। जब हमने KNN लगाया, KNN एक मॉडल होता है, इसमें क्या था, वर्क्स वेल व्हेन द फीचर हैव डिफरेंट स्केल्स एंड एल्गोरिथम्स बीइंग यूज्ड इन सेंसिटिव टू अ स्केल ऑफ द फीचर्स। अब इससे समझ जाएगा, पता नहीं क्या बोल दिया। तो अब इसको समझने के लिए कि नॉर्मलाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, कि एग्जाम्पल लेते हैं। अब देखो, जब स्टैंडर्डाइजेशन की बात लेते हैं, सपोज़ आपके मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ, साइंस का एग्ज़ाम हुआ। अब मैथ्स एग्ज़ाम में आपके मार्क्स आए 80 out of 100 और साइंस में आए 60 out of 75। बट अब पता कैसे करें कि जो हमारे मार्क्स है किस में अच्छा परफॉर्म किया, जबकि एक के तो मार्क्स 75 में से, एक में से 100 में से है। तो स्टैंडर्डाइजेशन क्या करता है, Z स्कोर बोल लो इसको, तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू सेट कर रहा है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन अवे अ स्कोर इज़ लाइक डिफाइंड इन मीन, मतलब इट मीन्स कि मीन हमने एक स्टैंडर्ड वैल्यू डिफाइन कर दिया और मीन से हम फिर फाइंड करते हैं कितनी वैल्यू वो उससे दूर है, तो उससे एक स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड डेविएशन कह लो या स्टैंडर्ड एक वैल्यू क्रिएट कर दी, एक मीन क्रिएट कर दिया, जिससे हम पता कर सके कि ये इसने अच्छा परफॉर्म किया या इसने अच्छा परफॉर्म किया है। क्योंकि ऐसे मार्क्स से तो हम ऐसे फाइनलाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, स्टैंडर्डाइजेशन से समझ आ रहा है, कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन रिलेटेड, कुछ मीन वैल्यू रिलेटेड, जो मीन के आसपास वैल्यू होगी उसको हम स्टैंडर्ड क्रिएट कर देंगे। अब नॉर्मलाइजेशन में मतलब इन दोनों में एक डिफरेंस ये है कि ये रेंज डिफाइन नहीं कर रहा कि
सपोज़ आपको आपके पेरेंट्स ने 10 रुपये दे दिए, तो आपको ये है कि या तो बिल्कुल खर्च ना, 1 रुपया खर्च करो या 10 रुपीज़, आप उस या उस रेंज के बीच में करो। तो वो रेंजिंग चीज़ जो आ जाए, जो नॉर्मलाइजेशन हो जाता है। बस स्टैंडर्डाइजेशन, बस हम उसको ना स्टैंडर्ड एक क्रिएट कर रहे हैं पता करने के लिए कि वो किस रेंज, मतलब किस स्टैंडर्ड में आ रहा है, वो बढ़िया है या वो बढ़िया है, या मीन मतलब किसने अच्छा परफॉर्म किया है। अब नॉर्मलाइजेशन में सपोज एग्जांपल शॉपिंग की, या फिर आपने कोई हाउस प्राइस आप खरीद रहे हो, एक एरिया में तो $100,000 से $300,000 तक प्राइसिंग है, एक एरिया में $200,000 से $500,000 तक प्राइसिंग है। तो आपको इन दोनों को ईजी रहे कंपेयर करना, इस कंपैरिजन को वो एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर देगा। सपोजिंगली यहाँ पे 200,000 टू यहाँ पे 300,000 तक हो, उस अकॉर्डिंग आप अपना उस सारे फीचर्स और सब चीज़ें मैनेज करके आप फाइनलाइज कर रहे हो। और इससे क्या होता है, एक तो फर्स्ट थिंग ईजी टू कंपेयर हो गया और नॉर्मलाइज डाटा हो गया। तो नॉर्मलाइजेशन हमेशा 0 से 1 रेंज के बीच में होता है। 0 एंड 1 रेंज डजंट मीन कि कोई आप चीज़ डिफाइन करो, जस्ट आपकी इसके बीच में कि कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे हमने यहाँ पे सपोजिंगली जैसे अभी इमेजिन किया। सो नॉर्मलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन समझ आएगा। नॉर्मलाइजेशन में रेंज है, स्टैंडर्डाइजेशन में स्टैंडर्ड डेविएशन है। डाटा जो हमारा प्री प्रोसेसिंग है उसमें रो को हम क्लीन डाटा में करते हैं। इंपोर्ट की लाइब्रेरीज, डाटा सेट, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस या आउटलायर्स है या नहीं हम वो चेक करते हैं। कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन मतलब डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, इसमें कोई कोरिलेशन तो नहीं है, कोई टारगेट वैल्यू तो नहीं है, कोई ये है वो है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट data pre-processing, and this is day 4. So we will be continue of these in the coding form tomorrow. Coding साथ के साथ करेंगे। पहले आप एक बार इस चीज़ को एक बार खुद से भी रीड करो ताकि समझ आ सके। एंड नाउ यू कैन टेक द screenshot if you want, like you can take now if you want. So see you on the next day. Thank you.